उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून में आज कैबिनेट की अहम मीटिंग होनी है, जिसमें बजट सत्र को लेकर फैसला हो सकता है। बजट सेशन देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में, इस बात को लेकर फैसला आ सकता है। कई विधायक बजट सेशन को देहरादून में कराने की मांग कर चुके हैं। साथ ही कैबिनेट की बैठक में आबकारी पॉलिसी को लेकर भी फैसला हो सकता है। जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक स्कूल में टीचर्स के पद बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है। बड़ी खबर, बजट सेशन को लेकर फैसला हो सकता है। अब तक गैरसैंण में होता आया है बजट सेशन। आबकारी पॉलिसी को लेकर भी फैसला संभव है। धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग आज। सुनील नाप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट मीटिंग को लेकर? देखिए नलिन, आज 1 बजे से मीटिंग शुरू होगी और जिस तरह से आपने देखा कि 2 फरवरी को जब केंद्रीय बजट आया था, उसके बाद राज्य सरकार ने अपने बजट को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया था। आज ये माना जा रहा है कि जो बजट सेशन होगा, आज उसकी डेट तय की जा सकती है। और उसके साथ साथ एक बड़ा सियासी मुद्दा ये भी रहा है कि ये बजट सेशन हो कहाँ। अभी तक आमतौर पर उत्तराखंड के जो भी बजट सेशन हुए वो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुए। इस बार भी गैरसैंण में अनुमान लगाया जा रहा था कि ये बजट सेशन गैरसैंण में होगा, लेकिन जिस तरह से कुछ विधायकों ने, जिसमें बीजेपी के विधायक भी थे, कांग्रेस के विधायक भी थे, तो बसपा के विधायक भी थे, उन्होंने विधानसभा स्पीकर को एक लेटर दिया है जिसमें वो चाहते हैं कि जो बजट सेशन है उसको देहरादून में ही किया जाए। तो आज की बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। 2 चीजें तय होंगी कि बजट सेशन कब से शुरू होगा, और दूसरी चीज तय होगी कि बजट सेशन गैरसैंण में होगा या देहरादून में होगा। दूसरा जो बड़ा प्रस्ताव आने वाला है वो आबकारी पॉलिसी को लेकर आने वाला है। पिछली 2 कैबिनेटों में आबकारी पॉलिसी पर लगातार चर्चाएं हुई है, कुछ न कुछ इसमें संशोधन होता रहा है। आज ये माना जा रहा है कि फाइनल तौर पर जो आबकारी पॉलिसी है आज की कैबिनेट में लाई जा सकती है और आज उस पर मोहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा विभिन्न अन्य विभागों के प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में आ सकते हैं। ओके, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर सीएम धामी ने ट्वीट करके शहीद सैनिकों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि कायरतापूर्ण पुलवामा आतंकी हमले में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले मां भारती के अमर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आपके द्वारा राष्ट्र रक्षा हेतु दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगा। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है कि कायरतापूर्ण पुलवामा आतंकी हमले में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले मां भारती के अमर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आपके द्वारा राष्ट्र रक्षा हेतु दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट देख रहे हैं आप। उन्होंने पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। हल्द्वानी हिंसा का 7वां दिन है और आज भी बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी है। इसके साथ आवाजाही और इंटरनेट सर्विसेज पर रोक है। वहीं कर्फ्यू वाले इलाकों में जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जी, राशन, एलपीजी गैस की सप्लाई प्रशासन करवा रहा है। साथ ही इलाकों में मौजूद सरकारी अस्पताल को खोल दिया गया है और कर्फ्यू के दौरान गंभीर बीमारों को इलाज के लिए ले जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन बनभूलपुरा के अंदर कई लेयर की सुरक्षा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। हिंसा के दौरान पत्थरबाजी करने वाली महिलाएं भी पुलिस के रडार पर हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने 13 पत्थरबाज महिलाओं की पहचान की है और बाकी महिलाओं की पहचान की कोशिश की जा रही है। पत्थरबाजी करने वाली महिलाओं के खिलाफ एक्शन होगा और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। इसमें कई महिलाएं भी शामिल थी और अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है।
दिन जब जो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। नेगी हमारे सहयोगी हल्द्वानी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शैलेंद्र, फिलहाल कैसे हालात हैं वहां पर? देखिए, जो कर्फ्यूग्रस्त इलाका है बनभूलपुरा थाना इलाका, वहां पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो जारी हैं। जो पुलिस बल है वो वहां पे तैनात है, जो उत्तराखंड पुलिस का, और उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। आज 7वां दिन है कर्फ्यू का, और लेकिन लोगों को जो जरूरी सामान है वो सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। मेडिकल एड्स वहाँ पे मुहैया कराई जा रही हैं। प्रशासन ने बाकायदा डीएम ने एक ह्यूमन राइट कमेटी का भी गठन कर दिया है, ताकि लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, दिक्कत हो, तो लोगों के कम से कम ह्यूमन राइट्स जो है वो बरकरार रहें, इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच प्रशासन की जो टीमें हैं, पुलिस की जो टीमें हैं, वो लगातार दबिश दे रही हैं इस इलाके में और घरों की तलाशी कर रही हैं। और कई सारे घर तो ऐसे मिल रहे हैं जिनके घरों के बाहर ताले लगे हुए हैं, लेकिन अंदर लोग छिपे हुए हैं। इसमें से कई सारे उपद्रवी भी हैं जो कि बाकायदा आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन इन घरों के भीतर छिपे हुए हैं। जब पुलिस टीम जा रही है तो उसे लग रहा है कि घर तो बंद है, भीतर कोई नहीं है, लेकिन जब घरों की तलाशी की जा रही है, कई बार पुलिस टीमों को छत के रास्ते भी जाना पड़ रहा है, और जब तलाशी की जा रही है तो अंदर एक एक दो दो नहीं बल्कि 30-30, 35-35 लोग छिपे हुए मिल रहे हैं। तो इस तरीके की कई घरों में तलाशी की जा रही है। उसके अलावा जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसकी तलाशी के लिए भी उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा का इलाका हो, वहां पर भी जो है इस समय छापेमारी लगातार जारी है और अब्दुल मलिक की तलाशी जारी है। इसके साथ ही जो और कई सारे नामजद आरोपी हैं जिनके नाम से बाकायदा एफआईआर है, 3 एफआईआर में उनके नाम हैं, वो भी अभी कुछ फरार चल रहे हैं, तो उनके लिए भी लगातार पुलिस का तलाशी अभियान चल रहा है। महिला पत्थरबाज भी हैं जिनकी पहचान हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी की शाम को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 6 और आरोपी को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पुलिस ने 2 तमंचे, 6 कारतूस बरामद किए। पुलिस अभी तक कुल मिलाकर 36 उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। बनभूलपुरा हिंसा में शामिल दंगाइयों की तलाश जारी है। करीब 500 से ज्यादा लोगों के भागकर यूपी पहुंचने की खबर है और उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। यूपी के बरेली, रामपुर और मुरादाबाद में दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक इन इलाकों के ज्यादातर लोग बनभूलपुरा में आकर रह रहे थे और हिंसा के बाद वो अपने मूल घरों को वापस आने के बाद छिप गए हैं, लिहाजा इनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस उसका क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिसके लिए यूपी और हरियाणा पुलिस से भी संपर्क साधा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मलिक के खिलाफ कुछ केसेस इन राज्यों में पहले से दर्ज हैं। हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं, जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना जलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में। हल्द्वानी से बड़ी खबर, यहां मली के बगीचे में पुलिस की चौकी खुल गई है। जिस जगह पर हिंसा हुई थी, जिस कब्जे के चलते हिंसा हुई थी, वहीं पर पुलिस चौकी खुल गई है। सीएम धामी ने पुलिस थाना बनाने का ऐलान किया था और कहा था कि थाना बनने तक पुलिस चौकी वहां पर खुलेगी, और अब वहां पर पुलिस चौकी मलिक के बगीचे में खुल गई है। सीएम धामी के ऐलान के 24 घंटे के अंदर ही यह पुलिस चौकी खुल गई है। 8 फरवरी को बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों से इस चौकी का उद्घाटन कराया गया। नैनीताल से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट में आज हल्द्वानी के मलिक बगीचे के मामले में सुनवाई होगी और अब्दुल मलिक की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अब्दुल मलिक ने अतिक्रमण हटाने को कोर्ट में चुनौती दी थी। 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाया गया था। नगर निगम पुलिस टीम पर पथराव हुआ था, जिसमें आगजनी की घटना में थाना गाड़ी भी फूंकी गई थी। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर भूपतवाला इलाके में लगने वाले जाम से अब लोगों को निजात मिल जाएगी। NH 34 पर बनकर तैयार हुए 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार में 4750 करोड़ की 30 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा, उत्तराखंड में NHAI की 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और कई अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति दी जानी है। वहीं पर सीएम धामी ने भी केंद्र का आभार जताया और कहा, उत्तराखंड में तेजी से रोड का काम हो रहा है।
मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उत्तराखंड में 2014 में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था। पर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 2024 में यह संख्या 3608 किलोमीटर हुई है। जहां कुछ लाखों में यात्री आते थे, इस वर्ष 56 लाख यात्री आए हैं। 56 लाख यात्रियों ने 4 धामों के दर्शन किए हैं। हमारा राज्य छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के अंदर 21 स्टेट हाईवे, 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे हैं। प्रदेश में सड़कों की दशा में पहले से अद्भुत रूप से विस्तार हुआ है, सुधार हुआ है। और देहरादून में आज एक नए भवन का उद्घाटन होगा, टर्मिनल भवन का। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। नए टर्मिनल भवन बनने से अब कई फ्लाइट्स बढ़ सकेंगी उड़ान। लंबे समय से टर्मिनल भवन का काम चल रहा था। और किसान आंदोलन को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट है। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन पर अलर्ट। आंदोलन को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट है। उधम सिंह नगर और तराई इलाकों में अलर्ट है। विशेष चौकसी बरत रहा है पुलिस प्रशासन। और आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है, लिहाजा आज ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना होनी है। साथ ही श्रद्धालु हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पंचमी का पर्व है। बसंत पंचमी के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु यहाँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। बसंत पंचमी पर गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और पवित्र नदियों में स्नान करके पीली चीज़ों का दान किया जाता है। इसलिए श्रद्धालु दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पीले वस्त्र, फूल इत्यादि दान कर रहे हैं। बसंत पंचमी को विशेष महत्व बताया गया है। देश भर के कई अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से इस त्यौहार को मनाया जाता है। श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर जमा है और भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम हरिद्वार हर की पैड़ी पर किए गए हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर का राजमहल के लिए खास होता है और आज ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय की जाती है। टेरी राजवंश के नरेंद्र नगर राजमहल में राजपुरोहित पंचांग देखकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दिन को और गाड़ू घड़ी की तिथि तय करता है। प्राचीन काल से ही इस परंपरा को निभाया जा रहा है। तय तिथि पर सुहागिन महिलाएं हाथों से तिल का तेल पीसकर भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए तेल निकालती हैं, जिसे इस कलश में भरकर बद्रीनाथ धाम ले जाया जाता है, जहां शीत निद्रा से जागने के बाद भगवान का अभिषेक किया जाता है। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पितृभ्ये नमः। जोशीमठ प्रशासन की टीम मंगलवार को बद्रीनाथ धाम पहुंची और बद्रीनाथ धाम में स्थलीय निरीक्षण किया है। एसडीएम जोशीमठ के नेतृत्व में टीम ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया। धाम में मास्टर प्लान के काम भारी बर्फबारी के बाद बाधित हो गए और बर्फ पिघलने के बाद ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में सड़क मार्ग को लगातार खोलने का काम भी जारी है। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद केदार कांठा ट्रैक पर टुकु से गुलजार हो गया है। ट्रैकर इस ट्रैक पर घूमते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल केदारकांठा में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद देश दुनिया के पर्यटक यहाँ की खूबसूरत वादियों में पहुँचने लगे हैं। इस साल बर्फबारी के बाद 25 लोगों का पहला ग्रुप केदारकांठा पहुंचा, जहां दल ने 5 से 6 फीट तक जमी बर्फ के बीच केदारकांठा की चोटी पर तिरंगा फहराया है। इस पूरे ट्रैक में पर्यटक जगह जगह जमकर झूमते और मस्ती करते नजर आए। ये एक वर्दी एक्सपीरियंस था और जब तक हम पीक पर पहुंचे तो हमने एहसास किया कि ये सब थकान दूर हो गई हमारी जो ट्रैक की थी। यहाँ तक की बर्फ थी पर तब भी हम सब चीरते हुए ऊपर चले गए। ट्रेल्स बनाई है, आगे आने वाली कोई भी टीम हो, हमारी हिमालयन हाइकर्स की हो चाहे कोई भी हो, उनको हमारी ट्रेल्स ही मिलेगी। केदारकांठा पहुंचने पर पर्यटकों को सूर्योदय का शानदार नजारा दिखाई देता है। इसके अलावा स्वर्गारोहिणी, बंदरपुंज, व्हाइट माउंटेन, काला नाग, गरुड़ गंगा और गंगोत्री रेंज की चोटियों का भी दीदार यहाँ से होता है। इस बार बर्फबारी फरवरी में हुई, जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों और स्थानीय होम स्टे और होटल कारोबारियों के लिए वरदान साबित हुई है। का सबसे जो मेन है सूर्य उदय, उसका भव्य और दिव्य हमारे सभी पर्यटकों ने दर्शन किया है। और जो केदारकांठा है ये सांकरी बेस कैंप से शुरू होता है। पहला इसका पड़ाव जूड़ा का लेक है और दूसरा इसका पड़ाव ताल खेतरा है जो बेस कैंप है। और तीसरे दिन सुबह 2 बजे वहां से पर्यटक लोग चलते हैं और केदारकंठ पहुंचते हैं, यहाँ पर बाबा के दर्शन करते हैं। केदारकांठा उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 220 किलोमीटर दूर है। वहीं इस पर्यटक स्थल पर पिछले कुछ सालों से लगातार पर्यटक बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। उसी में बना दे। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद केदारकांठा ट्रैक पर्यटकों से गुलजार हो गया है। ट्रैकर इस ट्रैक पर झूमते नजर आ रहे हैं। आपको हमने खबर बताई, आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में गुलदार को पकड़ने के लिए अब पौड़ी वन विभाग राजाजी टाइगर रिजर्व की स्निफर डॉग रानी की मदद ले रहा है ताकि गुलदार के ठिकानों का पता जल्द लगाया जा सके। दरअसल कुछ दिन पहले गुलदार को वन विभाग के पिंजरे के पास फिर देखा गया था, जिससे गुलदार की दहशत अब भी कायम है। श्रीनगर में भी बेस हॉस्पिटल की गैलरी में गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। गुलदार का वेयरअबाउट पता करने के लिए हम लोगों ने जो है राजाजी टाइगर रिजर्व से एक डॉग स्क्वाड जो एक ट्रेन्ड स्निफर डॉग है उसको बुलाया था ताकि जो है गुलदार की लोकेशन ट्रेस हो पाए। तो उसी क्रम में हम कार्रवाई गतिमान है अभी। पहाड़ की लोक गायिका कमला देवी का टैलेंट कोक स्टूडियो ने पहचाना है। कोक स्टूडियो दुनिया भर के ऐसे उभरते कलाकारों को मंच देता है जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बरकरार रखते हुए संगीत के नए रूप को अपना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कमला देवी उत्तराखंड की पहली लोक गायिका है जिन्हें कोक स्टूडियो में गाने का अवसर मिला है। कमला देवी कुमाऊनी संस्कृति से जुड़े हुए गीतों को गाती है। उन्होंने ये कला अपने पिता से सीखी है और 15 साल की उम्र से उत्तराखंड के लोक गीतों को अपनी सुरीली आवाज में संजो रही है। मैं सबसे पहले तो कोक स्टूडियो का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मुझे इतना बड़ा मौका वहाँ जाने का मिल रहा है। न्योली, छपेली, भगनौल, हुड़की बॉल, राजूला मालूसाई जो मैंने आज तक पुरानी धुन थी वही धुन ने गाई। पहला उत्तराखंडी गाना जो कि कोक स्टूडियो में आने वाला है वो मैंने कंपोज किया है और वो जल्द ही आने वाला है। उसमें हमने फीचर किया है बागेश्वर की रहने वाली कमला देवी जी को, जो कि जागर, हुड़की बॉल ये सब ट्रेडिशनल गाने गाती हैं। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।